तो राजा, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया, इसकी हम बात कर रहे थे। और इसमें बेसिक तो शुरुआत हमने की थी, तो कुछ बातें जान लेते हैं कि ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, उसके कारण क्या थे, वो शायद हमने आपको बता दिए थे। वो कारण क्या है, ये क्यों हुआ था, है ना। तो हम ये चीज पहले भी बता चुके हैं आपको, इंडिया में 3 रिफॉर्म हुए हैं, 3, ठीक है। एक तो हुआ है 5th एंड 6th सेंचुरी, ठीक है। और दूसरा हुआ है 13 एंड 14 सेंचुरी, ओके। और तीसरा हुआ है 19th सेंचुरी, ठीक है। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म है वो 3 हुए, 3 चार समय पे हुए, ठीक है। इसकी हम जब बात करते हैं, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्कस द इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, डिस्कस द इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, तो आपको ये तीनों रिफॉर्म के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये 2014 में क्वेश्चन आया था इस पर, हाँ, मेंस में। हमेशा आता है, ठीक है। तो कभी आपसे लिखेगा, वो बोलेगा डिस्कस रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। अगर ये टॉपिक आता है, ठीक है, भारत में धार्मिक सामाजिक आंदोलन क्या है, तो आपको इन तीनों के बारे में बताना है, ठीक है। इफ क्वेश्चन आस्क सोशल रिफॉर्म, religious social reform in ancient India, okay, in ancient India, then you have to discuss about, ठीक है, इसमें। उसके बाद है इसमें डिस्कस अबाउट द मिडिवल इंडिया, तो इसके बारे में बात करनी है। और मॉडर्न की बात करनी है, तो इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये चीजें आ गई हैं, और इन सभी के कारण अलग अलग थे, इन सभी के कारण अलग अलग थे, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल से मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि व्हाट वाज द डिफरेंस कॉज इन द मॉडर्न सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड द एंशिएंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या था कॉज में, बता सकते हैं कि एंशिएंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, तो मेजर कुछ नाम हमारे सामने आते हैं, ठीक है। देखो, बहुत आसान, ये बुक्स से एकदम अलग समझना है, इसीलिए हमने 10 दिन का टाइम लिया है। 15-16 से नया सब्जेक्ट शुरू होगा, तब तक हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत आसान है ये जान लेना हु इज द राजा राम मोहन राय, बहुत आसान है। व्हाट इज द ब्रह्म समाज, व्हाट इज द टीचर्स ऑफ द ब्रह्म समाज, व्हाट इज द प्रार्थना समाज, दे आर ऑलरेडी मेंशन इन एवरी बुक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी पढ़ सकते हो। बट क्वेश्चन अगर बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस कॉज इन द एंशिएंट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियड, दोनों के कॉज में डिफरेंस क्या था। एक डिफरेंस बेसिक समझिए, बेसिक डिफरेंस, 2 डिफरेंस को आपको समझना है। पहला, जो एंशिएंट वाला है, ठीक है, जो एंशिएंट वाले जो मूवमेंट थे, दे वर अगेंस्ट द they were against the वैदिक रिचुअल्स या वैदिक डिस्क्रिमिनेशन कल्चर, वरना ठीक है। मेरी बात यहां समझिएगा। तो फर्स्ट यानी एंशिएंट पीरियड रिलीजियस मूवमेंट का जो मेन कॉज था, वैदिक कल्चर डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम्स या सिस्टम, यानी जो वैदिक संस्कृति में जो भेदभाव पूर्ण रीति रिवाज थे, उनके विरोध में ये किया गया था, ठीक है। हम इंग्लिश में बोल दिए, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। वैदिक संस्कृति में भेदभाव पूर्ण रीति रिवाज, ठीक है, रीति रिवाज, है ना। डिस्क्रिमिनेटरी यानी डिस्क्रिमिनेशन इन द कस्टम इन द वैदिक कल्चर, पहला, ठीक। और यहां पे समझिएगा, यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, दे आर नॉट अगेंस्ट द वैदिक कल्चर, ये लोग वैदिक कल्चर के अगेंस्ट में नहीं है,
ये लोग हैं, दे आर सपोर्ट द वैदिक कल्चर पॉजिटिव थॉट्स, they were the Vedic culture positive thoughts, यानी जो पॉजिटिव थॉट्स हैं या पॉजिटिव टीचिंग्स हैं उनके साथ की बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ये है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बुद्ध ने बोला था वी हैव टू सेलेक्ट ए न्यू आइडियाज, वी हैव टू चूज ए न्यू आइडियाज, बुद्ध ने बोला था, ठीक है। महावीर ने बोला, आजीवक ने बोला, जो भी लोग थे वैदिक एंशिएंट पीरियड में। बट मॉडर्न पीरियड में, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, या कोई भी हो, जितने लोग ईश्वर विद्यासागर वगैरह जो भी लोग हैं, उनका पर्पस था कि आपको दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बैक टू वेदास, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया में जो कल्चर, जो रिलीजियस रिफॉर्म है, उसका मेन जो कॉज है वो है कि आज के समय में जो मॉडर्न जो टाइम है, इसमें क्रिश्चियनिटी, ठीक है, इस्लाम, अदर रिलीजन, ये सब मिलकर हिंदू रिलीजन को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए वी हैव टू बैक वेदास, हमें वेदों की ओर चलना चाहिए। और कैसे वेदों की ओर? जो वास्तव में पॉजिटिव बात करते हैं। उन्होंने they oppose the sacrifice, they oppose the social discrimination, they oppose the gender discrimination, they oppose the yagya system, ठीक है। यानी जो आर्य समाज है या ब्रह्म समाज है या मॉडर्न पीरियड में जो भी रिलीजियस रिफॉर्मर में, सभी लोगों ने वैदिक कल्चर में वो चीजें जो निगेटिव हैं, लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लिंग भेदभाव स्त्री पुरुष में। दूसरा है कास्टिज्म, वो कास्टिज्म के विरोधी है। तीसरा वो बाणा सिस्टम के विरोधी है। चौथा वो बलि प्रथा, सेक्रीफाइस के विरोधी है, अपोज करते हैं। और पांचवा वो यज्ञ सिस्टम को, मतलब जो बहुत ज्यादा खर्चीले यज्ञ हैं उनका वो अपोज करते हैं। यानी जो चीजें उत्तर वैदिक पीरियड में आई थी उनका वो सबका वो अपोज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो बता दो। बताएं। तो ये है दोनों में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे राजा राम मोहन राय की। बहुत सारे लोग हैं, चाहे तो हम ब्रह्म समाज कह सकते हैं, राजा राम मोहन राय कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये नाम है पहला इसको समझिएगा। पहली बात, he is a father, he is known as a father of modern India. He is known as a father of modern India. ये आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आधुनिक भारत के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है। फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने इंडिया में सोशल रिफॉर्म किया था, ठीक है। उसके बाद इन कहाँ के हैं? ये बंगाल के हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल नहीं लिखना है, बंगाल लिखना है। ये छोटी छोटी बातों को समझते रहना है। You have to mention here Bengal. They belong to Bengal, not West Bengal. जो वेस्ट बंगाल है वो आफ्टर पार्टीशन या आफ्टर 1971 यानी हमारे मॉडर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस वेस्ट बंगाल नाम पड़ा है, पहले बंगाल था। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने कई बार बुक्स में लिखा हुआ देखा है कि उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कुछ जो लोकल बुक्स होती है उनमें ऐसा नहीं है,
ठीक है, ये बंगाल के थे और ये ब्राह्मण थे, ठीक है ना, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जाति के हैं, सवर्ण जाति के हैं, ठीक है। और he was against the statue या temple worship. He is against या he against always the temple worship या statue worship. वो हमेशा से ही मूर्ति पूजा के विरोधी है, बचपन से। तो सबसे पहला देखो, ये कुछ लाइनें जो आपको अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द राजा राम मोहन राय। तो पहली बात कि राजा राम मोहन राय को के बारे में क्या है, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही बिलोंग्स टू बंगाल, ही बिलोंग्स टू द ब्राह्मण कास्ट, ठीक है। ही अगेंस्ट द स्टैच्यू वर्शिप या टेम्पल वर्शिप, ठीक है। उन्होंने कस्टम्स का विरोध किया, ठीक है, अगेंस्ट कस्टम्स, कस्टम्स का विरोध किया है या टेम्पल वर्शिप, टेम्पल वर्शिप, टेम्पल वर्शिप, ठीक है। उन्होंने टेम्पल वर्शिप का अपोज किया, ठीक। और आगे हम देखते हैं इसको यहां से रीड करके, तो आगे बात करेंगे। लिख लिया होगा आप लोगों ने, he against the temple worship, यानी वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, वो रीति रिवाज जो भी हमारे होते हैं उस सब के विरोधी हैं, ठीक है। और उन्होंने राजा राम मोहन के बारे में ये है कि वो कई भाषाएं जानते थे, कई भाषाएं। वो कौन कौन सी भाषाएं जानते थे, तो ये बस समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए पहली तो उनकी जो भाषा थी वो फारसी, पर्शियन, और उसके बाद इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, बंगाली, ठीक, ये कई भाषाओं को, और फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, ठीक है, ये भाषाएं जानते थे। पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन, तो ये सारी भाषाएं जानते थे। बस क्वेश्चन देखो, ये कभी नहीं पूछेगा आपकी कौन सी भाषा वो नहीं जानते थे, बट इतना जान लीजिए कि उन्हें सारी भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। और उर्दू का भी ज्ञान था, कई भाषाएं वो जानते थे, ठीक। और कभी आपको लिखना पड़े मेंस में या बताना पड़े उनकी ग्रेटनेस के बारे में, तो ये बातें आप बोल सकते हैं। हम लोग दूसरी भाषा सीखना मुश्किल हो जाता है, इंग्लिश, है ना, तीसरी तो बहुत बड़ी बात है। और ये लोग, ये बताइए, ठीक है। तो उन्होंने पहला अपना एक पहली जो उन्होंने बुक लिखी थी, फर्स्ट बुक, ठीक है, उन्होंने पहली बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय की पर्सनालिटी के बारे में कि क्या थे राजा राम मोहन राय। फिर हम बात करेंगे अबाउट द ब्रह्म समाज जो उन्होंने शुरू किया। तो पहली बात हमने राजा राम मोहन राय के बारे में बोली, इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही बिलोंग्स टू बंगाल एंड रिलेट टू ब्राह्मण कास्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा भाई he opposed the temple system या customs। उसके बाद he is known the multi language, वो बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। he wrote the first book in Persian, पर्शियन में उन्होंने पहली अपनी बुक लिखी, पर्शियन में पहली बुक लिखी, यानी फारसी में उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी। ये बहुत जरूरी है जानना, कई बार पूछा जाता है। क्या नाम है इसमें, तोहफत उल मुहिद्दीन, तोहफत
तोहफत उल मुइद्दीन, यस। ठीक है, तोहफत उल मुइद्दीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बुक लिखी गई राजा राममोहन राय के द्वारा, दैट वाज इन पर्शियन, नॉट बंगाल। देखिए, इंडियन है, बंगाल में पैदा हुए हैं, लेकिन बुक किस में लिखते हैं? फारसी में। ठीक है, तो इस बुक का जो तोहफत उल मुइद्दीन, उसका मतलब है कि एकशरवादी, मोनोथेइज्म। एकशरवादी का मतलब है कि जो गॉड है दैट इज ए सिंगल, गॉड इज सिंगल, गॉड इज वन। सिंगल में दूसरा नाम लगा लेंगे आप लोग, ठीक है, गॉड इज वन। इस बुक का मतलब था कि गॉड इज वन, जो भगवान है वो एक है। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पहली बात, बुक लिखी है पर्शियन में, तोहफत उल मुइद्दीन, ये बहुत बार पूछी गई है और इसका मीनिंग भी पूछा गया है। तो ये एकशरवादियों के लिए है, मोनोथेइज्म के लिए है। यानी ये बुक, इसमें बुक में कहा गया है जो भगवान है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, जिसे आप मानते हो, जो सुपर पावर है, वो एक है, दूसरा कोई नहीं। तो पहली बात है कि वो ही बिलीव इन वन गॉड, वो एक भगवान में विश्वास करते थे। एक भगवान का मतलब ये नहीं है कि वो इस्लाम में विश्वास करते थे। एक भगवान का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन में विश्वास करते थे। ठीक है, उनका कहना था कि गॉड एक है। और व्हाट इज द नेम ऑफ गॉड, उस गॉड का नाम क्या था? कोई बता सकते हैं? उन्होंने अपनी भाषा में उस भगवान को क्या नाम दिया है? सर ब्रह्मा, सर ब्रह्मा। ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म, ब्रह्म। ठीक है, उन्होंने उसका नाम दिया है ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म, ये उन्होंने बोला। जो गॉड है उससे उन्होंने ब्रह्म कहा, ब्रह्म। तो ब्रह्म का मतलब है कि यूनिवर्सल, यूनिवर्स ना, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड मीन्स यूनिवर्स, यानी एक अकेला मालिक है ब्रह्मांड का। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इन्होंने एक, उसके बाद भी कई सारे काम किए। एक आत्मीय सभा उन्होंने बनाई, उसके बाद वेदांत कॉलेज खोला, फिर उन्होंने 1828 में आर्य समाज की स्थापना की। इसकी हम बात करेंगे, अभी ये कटेगा, दोबारा रन करना आप लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ही स्टार्ट द आत्मीय सभा in 1814 1815। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। ठीक है, स्टार्ट द आत्मीय सभा। ठीक है, तो हाँ, अभी कुछ बेसिक चीजें हमने थी। 1814 से 15 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, अब एक बार हम इनके जो उन्होंने किया है उसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में या सारी चीज एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, एक साथ हम समझ लेंगे। ठीक है, हाँ, पहली बात अगर हम यहां से देखते हैं तो सॉरी, राजा राममोहन राय, एक बार पूरा कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे इसमें। राजा राममोहन राय, ठीक है, और इनका जो है 1774 से लेकर कितना टाइम है? 1833। ठीक है, 1833। कहां से ये बिलोंग करते हैं? बंगाल से। ठीक है,
किस कास्ट के हैं ये? ब्राह्मण कास्ट के, है ना, ब्राह्मण कास्ट के हैं ये। और उन्होंने क्या किया? अपोज द टेम्पल सिस्टम, ठीक है। और उन्होंने दे नोन एज मल्टी लैंग्वेज, है ना, मल्टी लैंग्वेज, वो बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। ही रोट ए बुक, उन्होंने एक अपनी पहली बुक लिखी, इसका नाम 1809 में वो थी तौफत उल मुद्दी, ठीक है, तौफत उल मुद्दी, ठीक है, तौफत उल मुद्दी। इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये किस भाषा में है? ये पर्शियन में है, ठीक है, ये पर्शियन में है। उसके बाद उन्होंने एक और देखो, जो चीजें हमने बहुत देर में सारी बातें की थी वो विद इन मिनट यहाँ पे आ गई, ठीक है, 2 मिनट में भी नहीं लगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें 1814 में, या हम कह सकते हैं 1815, एक ही डेट याद रखिए, इन्होंने एक सभा बनाई, इसका नाम था आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा। कहां बनाई वो? बंगाल में, ठीक है, हाँ, बंगाल में बनाई आत्मीय सभा। हम बात कर रहे हैं इनके कामों की। दूसरा इन्होंने काम क्या किया? उन्होंने 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाई, ठीक है, वेदांत सोसाइटी। देखो होता क्या है ना, कभी कभी ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोनोलॉजी में पहले उन्होंने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। पहला तो इसका आंसर ये होगा आपका, जैसे हमने आपको बताया। उसके बाद फिर आपके पास क्वेश्चन ये बनेगा कौन सा वर्क जो है वो उन्होंने नहीं किया या किया। तो सीधे बोल क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल में या कलकत्ता में वेदांत सोसाइटी किसने शुरू की थी। तो इस तरह से वन लाइनर, जैसे यूपी में है, एमपी, राजस्थान, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट वगैरह में, ठीक है। तो ये था वेदांत सोसाइटी। उसके बाद है, हाँ, इन्होंने एक, इसको तो आपने देख लिया, समझ लिया, हमने वर्क यहाँ से शुरू किया था, इनका समझाना। नेक्स्ट है इसके बाद है इन्होंने बुक लिखी है 1820 में, ठीक है, 1820 में एक बुक लिखी है इन्होंने, उसका नाम है, ठीक है, उस बुक का नाम देख लीजिए क्या है, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, इन्होंने बुक लिखी है 1820 में। उसके बाद और 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। कहां पर? हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज कहां पर की है? बंगाल में, यानी कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद 1825 में अब देखिए कितना आप इन्होंने काम किया। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है, वेदांत कॉलेज ये भी बंगाल में की, यानी कलकत्ता में की, ठीक है। उसके बाद 1828 में, ठीक है। अच्छा चलिए हम यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं ये वाला, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पास कर देते हैं। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज 1828 में। तो ये बातें थी इनकी इतनी थी। अब कुछ बातें ही राजा राममोहन के बारे में ज्यादा आप समझ गए होंगे, हम रफली आपको याद करवा देते हैं। पहले मैंने कहा राजा राममोहन राय के बारे में, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा ये बंगाल के हैं। तीसरी बात ब्राह्मण है। चौथी बात इन्होंने जो मूर्ति पूजा है, स्टैचू है, टेम्पल है, इसका उन्होंने अपोज किया है। दे नो मल्टी लैंग्वेज, कई भाषाओं को जानते हैं,
ठीक है, इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, ठीक है, हिंदी, बंगाली, इन सभी भाषाओं को जानते हैं। पहली बुक लिखी इन्होंने, ठीक है, तो उसके बारे में हमने बात की। दूसरी संस्था बनाई कब? 1815 में, आत्मीय सभा, बंगाल में। उसके बाद 1816 में इन्होंने वेदांती सोसाइटी बनाई। फिर 1820 में एक बुक लिखी इन्होंने, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और ही फाउंड द ब्रह्म समाज इन 1828। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आरएएस में भी 1-2 बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो डेट आपको याद रखना है, दैट इज 1829, सॉरी 28। दैट इज क्लियर अबाउट द राजा राम मोहन राय। जी सर, क्लियर है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिए, 2 बातें। फर्स्ट कि राजा राम मोहन राय को ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। दूसरी बात कि राजा राम मोहन राय का खुद का फिलॉसफी क्या था। 2 क्वेश्चन हमारे सामने है ना। व्हाई यू फील टू डू सो, क्यों? रीजन ये था कि राजा राम मोहन राय, एक जब हम लोग मतलब ये चीजें कोचिंग में ही, मतलब यूपीएससी में आती हैं, बाकी तो कॉलेज लाइफ में हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक बार ऐसी हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, हमारे सर ने बताया कि यार जब से भी रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुए हैं, जो भी मूवमेंट चलाया, मतलब कहने को उनका था जो रिलीजन में रिफॉर्म भी है ना, कोई बड़ा आदमी करता है, छोटा आदमी नहीं कर पाता, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय या विवेकानंद या दयानंद सरस्वती, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग, हम ये नहीं कहते कि यही करते हैं, लेकिन अपर क्लास के लोग हैं। पहली बार अपर क्लास के ही कर पाएंगे ऐसा कोई इश्यू नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ये है कि इन लोगों ने बाहर जाके पढ़ाई की, यानी राजा राम मोहन राय ने बाहर जाके पढ़ाई की। इन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री को पढ़ा, वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो इंडिया की हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा। फिर उन्हें लगा कि नहीं, हमारा जो इंडियन जो कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है, वो तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। हमारे पास तो खुद का अपना दुनिया का पहला एम्पायर था, पहला एम्परर था दुनिया का। तो मतलब क्या है कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इन सब ने इंडिया के बारे में पढ़ा। और इंडिया का जो ग्लोरियस है, इंडिया का एक बहुत जो ग्लोरियस पास्ट था, बहुत ही अच्छा मतलब भूतकाल था, उसके बारे में पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हिंदू रिलीजन है उसमें जो निगेटिविटी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ था। तो फर्स्ट चीज उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म से और धर्मों में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको रोकने का एक ही इलाज है कि हिंदू धर्म में जो डीमेरिट्स हैं उनको रोक दिया जाए, उन पर अटैक किया जाए, ठीक है। तो और अब एक पॉइंट यहाँ आता है कि राजा राम मोहन राय को इसकी क्या जरूरत थी ये करने की? क्या उन्हें हिंदू धर्म से प्यार था? बताएं। राजा राम जी मोहन, सर। देखिए राजा राम मोहन राय साफ कहते हैं कि अगर लोग अपने पास्ट के ग्लोरियस को या पास्ट के अच्छी बातों को नहीं जानेंगे तो उनके अंदर नेशनलिज्म भी नहीं आएगा। मेरी बात समझिए, राजा राम मोहन राय का पर्पस ये नहीं था कि इंडियन सोसाइटी को कास्टिज्म से मुक्त करना है। राजा राम मोहन राय का ये पर्पस नहीं था कि इंडिया से वर्ण सिस्टम हटाना है, नहीं। राजा राम मोहन राय का मेन पर्पस था कि जो इंडियन है उनमें कैसे नेशनलिज्म रिबूट किया जाए, कैसे नेशनलिज्म को इनबिल्ट किया जाए। तो नेशनलिज्म को जगाने के लिए, नेशनलिज्म को पुशअप करने के लिए उन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाया।
क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए आप। अगर आप मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही बार किया है, किसी के दोस्त के कहने पर हम चर्च गए थे, ठीक है, बहुत पहले की बात 2007-8 में, तो चर्च गए थे, ठीक है। तो जब आप किसी दूसरे कल्चर में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये कल्चर ठीक है, इस कल्चर को मानने वाले लोग ठीक हैं, ये जो कह रहे हैं वो सही है। तो ज्यादा नहीं, हम 10-15 मिनट वहां बैठे थे, मुझे याद भी नहीं कितना देर बैठे, लेकिन हम गए थे। तो ये चीज हम फील हुई कि नहीं यार ये चीज अच्छी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब कोई कोई भी इंडियन किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होता है या रिलीजन में जाता है, तो उसके अंदर जो खुद का हिस्ट्री है, जो खुद का नेशनलिज्म है, जो खुद की भारतीयता है, वो खत्म हो जाती है। फिर उसको यही लगता है कि जो इंग्लैंड में बैठी महारानी वही उनकी स्वामी है, ठीक है। इसे आपने भी कभी कभी फील की होगी, ठीक। तो ये मतलब ब्रह्म जो दयानंद ये राजा राम मोहन राय हैं, उनका पर्पज इंडिया में कास्टिज्म खत्म करना नहीं था। उनका पर्पज था भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगे, और ताकि जो देश हमारा गुलाम है उसको कैसे आजादी मिल सके, ये पर्पज था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें शुरू की थी, इसीलिए इसीलिए ये सारी शुरू की थी चीजें, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो प्रार्थना समाज हो, कोई भी समाज हो, सबका एक ही पर्पस था कि लोगों को कैसे यूनाइट किया जाए, लोगों को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, लोगों में कैसे इंडियन की फीलिंग डेवलप कराई जाए, ठीक है। ये चीजें थी। हाँ, तो ये था आपका राजा राम मोहन राय के बारे में। तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए। देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा कास्ट क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, ठीक है, हमारा रीजन क्या है, ये तीन बातें हैं, मगर ये फर्स्ट नहीं है, ठीक है ना। हमारी कास्ट क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हमारा रीजन क्या है, ये चीजें हैं, मगर फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारा है यहाँ पर, इन सबसे पहले इंडिया, इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लोग के लेके राजा राम मोहन राय चले थे कि जब हम इन चीजों पर अटैक करेंगे तब ये चीजें निकल के आएंगी, निकल के आएंगी, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखना है, अभी बार बार ये चीजें आती हैं, मतलब बुद्ध से लेकर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, और भी लोग थे उस समय, यानी एंशियंट पीरियड में जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे, जिनको दो लोगों को तो भगवान बोला जाता है, उन लोगों ने, ठीक है। और मिडवल पीरियड में, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना जरा कि क्यों जरूरी है। मिडवल पीरियड में चाहे वो भक्ति मूवमेंट के लोग हो, मीरा हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे सूफी हो, भक्ति मूवमेंट में और सूफी मूवमेंट में, और राजा राम मोहन राय हो, विवेकानंद हो, ठीक है, महात्मा गांधी हो, इन लोगों ने कभी भी कास्ट का सब अपोज नहीं किया है, कास्ट सिस्टम को कभी भी। बताओ, कभी बुद्ध ने ऐसा किया है कि कास्टिज्म गलत है? कभी उन्होंने ये बोला है कि वर्ण सिस्टम गलत है? मतलब क्या ये इन लोगों को नहीं पता था? हम लोग एक झटके में बोल देते हैं कि कास्टिज्म गलत है। अगर गलत होता तो इन लोगों की नजर में भी होता। कहीं आपने ये एक भी सिंगल सेंटेंस देखा है कि बुद्ध ने बोला हो कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए? क्या बुद्ध चाहते तो कास्टिज्म खत्म नहीं होता? या महावीर चाहते तो कास्टिज्म खत्म नहीं होता? या राजा राम मोहन राय गांधी जी चाहते तो कास्टिज्म खत्म नहीं होता? क्या ये सब लोग चाहते तो वर्ण सिस्टम खत्म नहीं होता? बिल्कुल होता। तो हमें एक बार को सोचना है कि क्यों उन लोगों ने वर्ण सिस्टम को खत्म नहीं किया, क्यों लोगों ने कास्टिज्म को खत्म नहीं किया, ठीक है। और
इसका जो मेन पर्पस है, ठीक है, कास्टिज्म वो चाहते हैं, वो रिलीजन चाहते हैं, वो वर्ण सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि कास्टिज्म और रिलीजन और वर्ण सिस्टम दैट इज आवर आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। एक कोई कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, चलो मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमारी पहचान है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे मेरा नाम बीपी सिंह है, हम बोलते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं चलो क्षत्रिय हैं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कास्टिज्म से प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई वैश्य है हमें उससे चिढ़ है, अगर कोई ब्राह्मण है तो हमें उससे चिढ़ है, ब्राह्मण को मतलब जो निम्न कास्ट है उससे अगर प्रॉब्लम है, निम्न कास्ट से ऊपरी कास्ट से प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है। कास्ट इज ए आइडेंटिटी, रिलीजन इज ए आइडेंटिटी, नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम अपने अदर कम्युनिटी को, अदर कास्ट को, अदर रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको रेस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक झटके में, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्यादा नहीं, तो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, एक झटके में बोल देते हैं कि कास्टिज्म नॉट शुड बी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या ये जो बाकी लोग थे वो गलत थे? क्या कास्टिज्म पाकिस्तान में नहीं है? क्या कास्टिज्म रिलीजन जो रिलीजन है क्या यूएसए में नहीं है, यूके में नहीं है, कहां पर नहीं है? बट वो आइडेंटिटी है उनकी। मेरा कहने का मतलब है जो चीज बहुत पहले से चली आ रही है उसका हमें विद इन सेकेंड उससे डिसएग्री नहीं करना है, थोड़ा सोचना है, ठीक है, थोड़ा सोचना है। हाँ, जो चीजें गलत हैं वो गलत है। हम क्षत्रिय हैं, ठीक है, हम अगर छुआछूत मानते हैं तो ये गलत है ना। क्षत्रिय कहना गलत नहीं है, ब्राह्मण कहना गलत नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण किसी को टच नहीं करता है, किसी को अछूत मानता है, वहां पर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसीलिए इन सारी, कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने रिलीजियस मूवमेंट से कैसे नेशनलिज्म को पुश किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय आजादी में विवेकानंद का, राजा राम मोहन राय का और दयानंद सरस्वती का, और भी लोग हैं जिनके काफी नाम ले सकते हो, उनका क्या योगदान है। आपने तो सुन रखा है कि राजा राम मोहन राय ने मंदिर की पूजा नहीं होने दी, राजा राम मोहन राय ने सभी धर्मों को समान समझा, राजा राम मोहन राय ने एक भगवान माना। तो आप राजा राम मोहन राय को रिलीजियस मान लेते हो, जबकि वो रिलीजियस नहीं है, ही इज ए नेशनलिस्ट, वो राष्ट्रवादी है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज है। कोई किसी का डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बता दो। बोलिए। सर ओके। ठीक है, ये सारी चीजें आप कहीं नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी ही निकलती हैं, याद आती हैं तो। चलिए देखते हैं अब ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। मोहन राय, अच्छा एक बात बताइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? Who give the title राजा to the राम मोहन राय? नाम तो राम मोहन राय। सर जो अकबर सेकंड था, यस, अकबर सेकंड। हाँ, तो जो टाइटल ऑफ, है ना, जो टाइटल ऑफ राजा, ठीक है, टू राम मोहन राय, है ना, राम मोहन राय,
बाय द अकबर सेकंड, ठीक है, अकबर सेकंड। तो ये ध्यान रखना, अकबर सेकंड के द्वारा। तो जो टाइटल दिया गया था राजा, वो राम मोहन राय को अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ये खैर डेट क्या पूछेगा, 1830 में, है ना, 1830 में। चलिए देखते हैं। अब यहाँ की बात आती है कि राजा, अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि व्हाट वाज द टीचिंग्स ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, यानी ब्रह्म समाज की शिक्षाएं क्या है, व्हाट इज द टीचिंग्स ऑफ ब्रह्म समाज, है ना। अब देखिए ब्रह्म समाज की जो टीचिंग्स है उसके बारे में बात करेंगे। अगर टीचिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की टीचिंग्स क्या थी? बताएं। सर वेस्टर्न एजुकेशन के सोशल एवल्स को कम करना। सबसे पहला जो उनका मेन और सिंगल ही पॉइंट उन्होंने बार बार बोला है कि गॉड इज वन, भगवान एक है, ठीक है। भगवान को मंदिर नहीं चाहिए, भगवान किसी स्टैचू में नहीं है, भगवान किसी मूर्ति में नहीं है। तो ही अपोज द टेम्पल सिस्टम, ही अपोज द वर्शिप सिस्टम। वो वर्शिप सिस्टम के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि पूजा जरूरी नहीं है किसी के लिए, पूजा जो वर्शिप सिस्टम है वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्म समाज डिसएग्री द वैदिक कल्चर सिस्टम, तो दैट इज राइट या रॉन्ग, यानी वैदिक जो राजा राम सॉरी ब्रह्म समाज है वो वैदिक संस्कृति को का विरोध करता है या रिजेक्ट करता है, डिसएग्री करता है। सर गलत है। गलत है, ठीक है। उन्होंने वैदिक कल्चर को रिजेक्ट नहीं किया, है ना, वैदिक कल्चर को रिजेक्ट नहीं किया। तो वैदिक कल्चर में जो डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्शिप सिस्टम, उसका उन्होंने अपोज किया है, ठीक। तो पहला लिखिए, ही सपोर्ट वैदिक कल्चर, ही सपोर्ट वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति को सपोर्ट किया, ठीक है। He rejects all worship system and temple system, ठीक है। He says God is one, मोनोथिज्म की वो है, God is one, ठीक है। He oppose social discrimination, सामाजिक भेदभाव का उन्होंने अपोज किया, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझना है, और खासकर क्वेश्चन ये बनता है यहां से। देखो पता है क्या होता है, हम लोगों ने ये मान के चलते हैं कि जब कोई सोशल रिफॉर्म की बात करता है तो वेदों को गाली देता है, हम ऐसा दिमाग में ऐसा बैठ गए, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे अगर जैसे दिमाग में हमारे सेट होता है कि
पहले से सेट है कि लोगों के मन में अगर हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम भगवान राम को मान रहे हैं, ये मान के चल लेते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे अगर कोई हिंदू कल्चर का अपोज करता है, मान लो हिंदू कल्चर का अपोज करता है या हिंदू कल्चर को सपोर्ट नहीं करता या हिंदू कल्चर को वो मतलब प्रैक्टिस में नहीं लाता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो होली दिवाली नहीं मनाता है या हिंदू धर्म से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो ये मान के चलते हैं कि बीजेपी का अगेंस्ट हो गया है ना। तो वो चीज हमारे दिमाग में इसी तरह से चीज ये भी सेट है कि अगर कोई सोशल रिफॉर्म की बात कर रहा है तो वेदों की वो अगेंस्ट है, ये दिमाग में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो रिफॉर्म की बात करे, जो सोशल चेंजेस की बात करे, जो रिलीजियस मॉडरेशन की बात करे, वो वेदों के अगेंस्ट हो, वेदों के अगेंस्ट हो। ठीक है, और जितने भी आपने देखे होंगे जो आर्य समाज लोग होते हैं वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि आपने आर्य समाज जो आर्य आर्य समाजी लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग, उनमें कुछ कुछ लोगों को रियल में जानकारी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे ही, उनको बस मतलब है वैदिक कल्चर को गाली देना, इतना है। वो ये नहीं जानते कि वैदिक कल्चर का वो भी हिस्सा है। तो ये चीज ध्यान रखना है, he support the Vedic culture, he reject the all worship system and temple, he says God is one, he oppose the social discrimination। अब सोशल डिस्क्रिमिनेशन में सारी चीजें आ गई, सब कुछ आ गया, यानी बलि सिस्टम आ गया, सेक्रीफाइस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गया, वर्ण सिस्टम आ गया, कास्ट सिस्टम आ गया, सब में। ठीक है, उन्होंने अपोज किया मगर खत्म नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था ब्रह्म समाज की टीचिंग के बारे में। तो ये मेन पॉइंट यहाँ से आपको निकलेगा, खासकर ये फंसाएगा आपको वैदिक कल्चर के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कई पार्ट में डिवाइड हुआ है, ब्रह्म समाज कई पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो 3 पार्ट मेजर हैं कि ब्रह्म समाज कैसे कैसे डिवाइड हुआ। देखिए, ब्रह्म समाज कुछ, अब यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज का कौन सा पार्ट नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्रह्म समाज है वो कितने पार्ट में स्प्लिट हुआ है, यानी कितने पार्ट्स में टूटा है ब्रह्म समाज, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे जो स्प्लिट हुआ है, जो टूटा है, उसके फाउंडर कौन कौन है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे। और तीसरी बात ये है कि आइडियोलॉजी चेंज नहीं होती, ये बात ध्यान रखना है, आइडियोलॉजी कभी चेंज नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्म समाज जो है वो टेम्पल का अपोज करता है या वर्शिप सिस्टम का अपोज करता है तो जो नया बनेगा वो सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं था। ठीक है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो टीचिंग्स है वो सब सेम है, बट डिफरेंस क्या है, केवल नाम चेंज हुआ है। ठीक, अब देखते हैं कैसे कैसे हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखिए पहली चीज तो है कि जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज पहले किसके अंडर में आया है, तो पहले आया है राजा राम मोहन राय के अंडर में, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। दूसरे व्यक्ति हैं आफ्टर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बाद किसने संभाला है ब्रह्म समाज को। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजा राम मोहन राय के बाद कौन था। ठीक है, तो कौन था राजा राम मोहन राय के बाद, बताएं कौन वो व्यक्ति है जिसने राजा राम मोहन राय के, वो है केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र है ना, चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन है जो राजा राम मोहन राय के बाद आते हैं। ठीक, अब केशव चंद्र सेन के बाद
अब केशव चंद्र सेन के बाद बहुत सारी इसमें गड़बड़ियां होने लगी केशव चंद्र सेन के समय में। तो एक नए व्यक्ति आते हैं जो राजा राम मोहन राय के समय भी थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को केशव चंद्र सेन को अलग कर दिया। उसके बाद एक नया पार्ट यहाँ से स्प्लिट होता है, वो होता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। तो देख लीजिए, यानी यहां से देवेंद्र नाथ टैगोर, ध्यान रखना है, देवेंद्र नाथ टैगोर, हाँ, देवेंद्र नाथ टैगोर ये आते हैं और ये क्या करते हैं, ये केशव चंद्र सेन को डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले कौन है लीडर, राजा राम मोहन राय, दूसरे कौन है केशव चंद्र सेन, और तीसरे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन, ठीक है, तो केशव चंद्र सेन फाउंड ए न्यू ब्रह्म समाज दैट इज नोन एज आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, उसके बाद आदि ब्रह्म समाज बनाया गया। ठीक है, 1665 में, 1865 में, डेट चाहे लिख सकते हैं, मत लिखिए, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म, ये किसने बनाया, 1865 में केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन। तो ये चीज ध्यान रखना है, आदि ब्रह्म समाज, जो आदि ब्रह्म समाज बनाया है वो केशव चंद्र सेन ने बनाया है। ठीक, केशव चंद्र सेन, यहां तक बात क्लियर हो गई। ध्यान रखना, देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं बनाया है, वो केशव चंद्र सेन ने बनाया आदि ब्रह्म समाज। क्लियर है। अब तो एक नया निकल के आया ब्रह्म समाज के बाद, कौन सा, आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, पहला तो ये है और दूसरा ये। ठीक है, अब आदि ब्रह्म समाज के बाद, ठीक है, केशव चंद्र सेन के ग्रुप में एक व्यक्ति थे, आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस ने नाराज होकर अलग केशव चंद्र सेन से एक नया समाज बनाया, जिसे बोला गया साधारण समाज। साधारण समाज, ठीक है। यहाँ के बाद आप समझिएगा, यहां से तो आदि ब्रह्म समाज हो गया। आदि ब्रह्म समाज के बाद यहां बना साधारण समाज। ये क्यों बना, उसका रीजन आपको जानना बहुत जरूरी नहीं है। साधारण समाज किसने बनाया, आनंद मोहन बोस। मोहन बोस, ठीक है, 1878 में। तो तीसरा कौन सा बन गया, साधारण समाज। साधारण समाज, ठीक है, तो ये है। तो ये तीन स्प्लिट हुए इसमें ब्रह्म समाज में। कौन कौन से, पहला आदि ब्रह्म समाज। अच्छा, आदि ब्रह्म समाज किसने बनाया था, केशव चंद्र सेन, ठीक है। और साधारण समाज किसने बनाया, आनंद मोहन बोस ने। ठीक, तो ये है, ये तीन स्प्लिट हुए हैं। तो पहले तो ये बनेगा कि किसने बनाया, क्या बनाया, फ्री है। बताएं यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो। अभी तक हमने सिर्फ दो बातें की। पहली बात की है कि ब्रह्म समाज किसने बनाया और क्यों बनाया। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने बनाया।
भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता को जगाने के लिए उन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था की अच्छी चीजों को अपनाने की बात की और गलत चीजों को छोड़ने की बात की, और उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। ठीक है, बहुत सारे काम किए नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, जैसे वेदांत कॉलेज खोला, वेदांत सोसाइटी शुरू की, बहुत सारी चीजें काम उन्होंने किए। ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय की मौत के बाद केशव चंद्र सेन के पास उसकी बागडोर आ गई। केशव चंद्र सेन उनकी उसकी लीडरशिप कर रहे थे। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की लीडरशिप से हटा दिया, और तब केशव चंद्र सेन ने एक नया सेक्ट बनाया उसी के अंदर, जैसे तृणमूल, जैसे ना टीएमसी है, कांग्रेस से अलग होकर बनी ना, कांग्रेस से अलग होकर, उसी तरह से ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज बनाया केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन से भी नाराज होके एक व्यक्ति जिनका नाम था आनंद मोहन बोस, उन्होंने एक अलग समाज बनाया, साधारण ब्रह्म समाज। यहां तक कोई भी किसी को कोई डिस्प्यूट हो तो बताओ। यस, क्लियर है? बताएं। अफरोज? क्लियर है। हाँ सर। नाजुका? यस सर। ओके, ये बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। और एक बात याद रखना है कि आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई थी, स्प्लिट हुए, फाउंडर चेंज हुए, लीडर चेंज हुए, आइडियोलॉजी इज द सेम। क्वेश्चन जब भी पूछेगा आइडियोलॉजी से पूछेगा, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए अभी एक काम करते हैं, जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। अभी डिस्कनेक्ट होगा, 10 मिनट बाद हम फिर से आ जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट बाद हम फिर से मीटिंग करेंगे, कम से कम एक तो करेंगे, दो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नया जो टॉपिक है, डिस्कनेक्ट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना, चाय पी लेना। वेद समाज, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेद समाज। अब वेद समाज is known as साउथ इंडिया ब्रह्म समाज। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। अब इसकी स्थापना किसने की है और इसका पर्पस क्या है? देखो,